नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारा जो पाठ है मोहन राकेश का आखिरी चट्टान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उनका परिचय पढ़ लिया था, जीवन परिचय और पाठ परिचय। अब हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आखिरी चट्टान जो पाठ है मोहन राकेश द्वारा लिखित है और ये हिंदी की कौन सी विधा की रचना है? तो ये यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है, जिसमें उनकी यात्रा का वर्णन किया है। आखिरी चट्टान जो यात्रा व्रत है, इसमें मोहन राकेश ने कन्याकुमारी और उसके आसपास के सागर तट के भव्य सौंदर्य का अत्यंत सजीव और कलात्मक वर्णन किया है। कि लेखक एक बार कहाँ गए थे? कन्याकुमारी की यात्रा पर। खुद की यात्रा का वर्णन, वही यात्रा वृत्तांत होता है। उस यात्रा में उसे कैसे दृश्य दिखाई दिए, उसका इसमें पूरा वर्णन किया है और ऐसा लगता है सजीव की जैसे हम खुद यात्रा कर रहे हों। तो हम पाठ पढ़ते हैं। कन्याकुमारी सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि, जहाँ से हम क्या देखते हैं? सूर्योदय और सूर्यास्त। केप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी स्याह काली चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। तो लेखक आखिरी चट्टान को कहाँ से देख रहे थे? पहला प्रश्न यहीं से स्टार्ट हो रहा है हमारा। केप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी स्याह या काली चट्टानों पर खड़ा होकर लेखक किसको देख रहा था? आखिरी चट्टान को। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफेद लकीरें चमक रही थी। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। तो तीन कौन से सागरों का संगम स्थल है? अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर समाधि लगाई थी? तीन जो हमारे सागर है, कौन कौन से? अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इनके संगम स्थल पर विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधि स्थिर सी लग रही थी। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की स्याह चट्टानों से टकराई रही थी। स्याह काली बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी, जिससे उनके ऊपर कुछ चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। चूरा बूंदों जो चूर चूर बार बार चूर चूर हो जाती हैं। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति। तो लेखक यहाँ किसको देख रहा है? शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति को। तो लेखक ने यहाँ यात्रा का वर्णन किया है। कौन सी यात्रा का? कन्याकुमारी और उसके समीपवर्ती तटों की यात्रा का यहाँ पर वर्णन है। तो देखो, लेखक आगे बढ़ता जा रहा है, चट्टान पे खड़ा होकर वहां से देख रहा है उस आखिरी चट्टान को। तो देखो, मैं अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति। तीनों तरफ से क्षितिज तक। क्षितिज क्या होता है? वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वह क्या है? हमारी क्षितिज। एक प्रश्न इसमें से ये भी बनता है, देखो यहाँ पर ये जो लाइन आई है इसको अंडरलाइन कर लो। मैं अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए या प्रस्तुत कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो लेखक ने यहाँ बताया है कि कन्याकुमारी और उसके जो समीपवर्ती सागर तट है, उनकी अनोखी शोभा से
पर्यटकों का जो पर्यटक होते हैं उनका मन सहज रूप से आकर्षित होता है। लेखक ने वहाँ बताया है कि सागर के अंदर से उभरी काली जो चट्टानें हैं उनमें से एक पर खड़ा होकर देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को वह देखता रहा। उस चट्टान से सागर की ऊंची ऊंची लहरें टकरा रही थी। वे बल खाती हुई लहरें पहले रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। इस दृश्य को देखकर लेखक ने कहा है शक्ति का विस्तार, कि किस तरह से शक्ति का विस्तार है और विस्तार की शक्ति है। तो क्षितिज तक पानी ही पानी था, फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षया अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस ओर दूसरा छोर है ही नहीं, छोर अंत। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूँ एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया हुआ यात्री, एक दर्शक। तो लेखक देखो भूल बैठा अपने आप को, क्यों? उसमें इतना ज़्यादा आकर्षित हो गया कि उसे याद भी नहीं रहा कि वह खुद है एक जीवित व्यक्ति है, दूर से आया हुआ एक यात्री है। लेखक आगे देखो इसमें भी ये जो है कि तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूँ एक जीवित, दूर से आया यात्री, एक दर्शक। लेखक की ऐसी स्थिति क्यों हुई? क्योंकि कन्याकुमारी के जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें इतना ज़्यादा सौंदर्य फैला हुआ था, जिसको देखकर लेखक बहुत ज़्यादा अभिभूत हो गया और जिसके कारण वह कुछ समय के लिए अपनी स्थिति को ही भूल गया। उस दृश्य के बीच जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफी गिर गई है, पानी बढ़ गया है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैंने एक नज़र फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास के एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। तो लेखक ने जब पानी को बढ़ते हुए देखा तो क्या हो गया? वह सियर गया। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ के पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। तो लेखक टीले की तरफ आगे क्यों चल दिया? क्योंकि वह सूर्यास्त को पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देख सके। यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। मेरे आगे भी कुछ मिशनरी युवतियां मोक्ष की समस्या पर विचार करती चल रही थी। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, चुपके चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए। तो लेखक उनके पीछे क्यों जा रहा था? मोक्ष का रहस्य पा लेने के लिए। यूं उनकी बातों से कहीं रहस्यमय आकर्षण उनके युवा शरीरों में था और पीली रेत की पृष्ठभूमि में उनके लबादों के हिलते हुए स्याह सफेद रंग, लबादों वस्त्रों के काले सफेद रंग बहुत आकर्षक लग रहे थे। मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था कि हम लोग टीले पर पहुंच गए। यह वह सैंड हिल थी। सैंड हिल ऊंचा टीला, मिट्टी का टीला, जिसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे, 8-10 नवयुवतियां, 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी टोपी वाले व्यक्ति। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में बेरे उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। बेरा वहाँ काम करने वाले। उन लोगों के वहीं होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना हुआ था, रेशम कपड़ा। हवा समुद्र की तरफ उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। मिशनरी युवतियां वहां आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई। उस पूरे कैनवास में, पूरे पर्दे में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह। उनसे कुछ दूर एक रंगहीन बिंदु में ज़्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका।
सैंड हिल के सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिया हुआ था, ओट में छिपा रखा था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। तो लेखक देखो आगे की तरफ बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? सूर्यास्त को पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखने के लिए। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता वहां पहुंचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार कर लिए। कई टीलों को पार करते हुए लेखक आगे पहुंचा। टांगे थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले दिन अगले टीले पर पहुंचने पर लगता कि शायद अब एक ही टीला और है। उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आएगा। और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दिया। मतलब लेखक अंतिम टीले पर पहुंच गया। वहां से दूर दूर तक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो, क्योंकि कोई भी आज तक वहां तक नहीं पहुंच पाया था। सर किया है, विजय प्राप्त की है, मतलब मैं ही उस चोटी तक पहुंचा हूं। तो लेखक देखो अंतिम टीले तक क्यों पहुंचा? विस्तार से देखने के लिए। तो विस्तार से देखने के लिए लेखक कहाँ पहुंच गए थे? अंतिम सूर्यास्त को पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि से देखने के लिए। अब इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।